170 मिलियन की आबादी वाले इस दक्षिण एशियाई देश के लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जो हिंसा हुई है उसे आज तक हुई हिंसाओं में सबसे बुरी हिंसाओं में से एक बताया गया है। समाचार एजेंसी के अनुसार अब तक लगभग 300 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से कम 94 लोग अकेले रविवार को मारे गए, जिसमें 13 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। बांग्लादेश के हाल के इतिहास में किसी भी प्रदर्शन में एक दिन में हुई मौतों का ये सबसे बुरा आंकड़ा है। बांग्लादेश मीडिया और प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बढ़ती मौतों के लिए पुलिस की मुख्य रूप से जिम्मेदारी है। सरकार का कहना है कि अधिकारियों ने केवल आत्मरक्षा या राज्य की संपत्ति की रक्षा के लिए ही गोली चलाई है। सरकार ने अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लागू करके प्रतिक्रिया व्यक्त की है तथा देश के कुछ हिस्सों में इंटरनेट की पहुंच को बंद कर दिया है। अब हजारों लोग प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो 2009 से देश पर शासन कर रही है, से इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। इसी के लिए भीषण हिंसा और आगजनी के बाद बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत आ चुकी है और बांग्लादेश में सरकार गिर चुकी है। इसी बीच बांग्लादेश में सेना ने कमान संभाल ली है। शेख हसीना इंडिया से ही ब्रिटेन जाने की तैयारी कर रही है। इसी बीच उनके बेटे सजीब जावेद ने यह कहा है कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान साबित हो सकता है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। विरोध प्रदर्शन कैसे शुरू हुआ? जुलाई के आरंभ से ही चल रहे इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत विश्वविद्यालय के छात्रों की ओर से सिविल सेवा नौकरियों में कोटा समाप्त करने की शांतिपूर्ण मांग से हुई थी, जिसमें से 1/3 आरक्षण 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए बांग्लादेश के युद्ध में भाग लेने वाले दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए आरक्षित है। अभियानकर्ताओं का तर्क था कि यह प्रणाली भेदभावपूर्ण है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन हालांकि उनकी मांगें काफी हद तक पूरी हो गई, लेकिन विरोध प्रदर्शन अब बड़े सरकार विरोध आंदोलन में बदल चुका था। सुश्री हसीना ने अपने रुख पर कायम रहते हुए अपने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को आतंकवादी बताया, जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने रविवार को एक बयान में कहा, सरकार को विरोधी आंदोलनों में शांतिपूर्ण ढंग से भाग लेने वालों को निशाना बनाना बंद करना चाहिए। मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत रिहा करना चाहिए। इंटरनेट की पूर्ण पहुंच बहाल करनी चाहिए और सार्थक बातचीत के लिए माहौल बनाना चाहिए। ढाका विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर समीना लुत्फा ने बीबीसी को बताया, अब केवल छात्र ही नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि सभी क्षेत्रों के लोग इस विरोध आंदोलन में शामिल हो गए हैं। विरोध प्रदर्शन काफी समय से चल रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि विकास का असर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के लिए नौकरियों में नहीं हुआ है। अनुमान है कि लगभग 18 मिलियन युवा बांग्लादेशी नौकरी की तलाश में हैं। विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले छात्रों को अपने कम शिक्षित साथियों की तुलना में बेरोजगारी की उच्च दर का सामना करना पड़ता है। बांग्लादेश रेडी टू वियर कपड़ों के निर्यात का एक पावर हाउस बन गया है। ये देश वैश्विक बाजार में लगभग $40 बिलियन के कपड़े निर्यात करता है। इस क्षेत्र में 4 मिलियन से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। लेकिन महत्वाकांक्षी युवा पीढ़ी के लिए फैक्ट्रियों की नौकरियां पर्याप्त नहीं हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के 15 साल के शासन के दौरान बांग्लादेश ने नई सड़कें, पुल, कारखाने और यहां तक कि मेट्रो रेल का निर्माण करके खुद को बदल लिया है। पिछले दशक में इसकी प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गई है
और विश्व बैंक का अनुमान है कि पिछले 20 वर्षों में 25 मिलियन से अधिक लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। लेकिन कई लोगों का कहना है कि इस वृद्धि से केवल सुश्री हसीना की आवामी लीग के करीबी लोगों को ही मदद मिल रही है। डॉक्टर लुत्फा कहते हैं, हम बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार देख रहे हैं, खास तौर पर सत्ताधारी पार्टी के नजदीकी लोगों के बीच। भ्रष्टाचार लंबे समय से चल रहा है और इसके लिए कोई सजा नहीं दी गई है। हाल के महीनों में बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर सुश्री हसीना के कुछ पूर्व शीर्ष अधिकारियों, जिसमें से पूर्व सेना प्रमुख, पूर्व पुलिस प्रमुख, वरिष्ठ कर अधिकारी और राज्य भर्ती अधिकारी शामिल हैं, के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की चर्चा वाही रही है। जुलाई के मध्य में सुश्री हसीना ने वादा किया था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगी और उन्होंने स्वीकार किया था कि ये एक दीर्घकालीन समस्या है। ढाका में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने एक घरेलू सहायक के खिलाफ कार्रवाई की है क्योंकि उसने कथित तौर पर $34 मिलियन जमा कर लिए हैं। उन्होंने उस व्यक्ति की पहचान नहीं बताई। बांग्लादेश मीडिया की प्रतिक्रिया थी कि इतनी धनराशि केवल सरकारी ठेकों की पैरवी, भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के जरिए ही इकट्ठा की जा सकती है। बांग्लादेश में भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने पूर्व पुलिस प्रमुख बेनजीर अहमद, जिन्हें कभी सुश्री हसीना की करीबी सहयोगी माना जाता था, के खिलाफ अवैध तरीके से लाखों डॉलर इकट्ठा करने के आरोप में जांच शुरू की है। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है। ये खबर देश के आम लोगों से भी छिपी नहीं रही, जो बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों के अलावा कई मानवाधिकार कार्यकर्ता इस बात का भी ध्यान दिलाते हैं कि पिछले 15 वर्षों में लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए स्थान कम हो गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की दक्षिण एशियाई निदेशक मीनाक्षी गांगुली ने बताया, लगभग 3 चुनावों में कोई विश्वसनीय, स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान की प्रक्रिया नहीं रही है। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने 2014 और 2024 में चुनावों का बहिष्कार करते हुए कहा कि सुश्री हसीना के अधीन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं थे और ये चाहते थे कि चुनाव एक तटस्थ कार्यवाहक प्रशासन के अधीन हो। सुश्री हसीना ने हमेशा इस मांग को खारिज किया है। मानवाधिकार समूहों का यह भी कहना है कि पिछले 15 वर्षों में 80 से अधिक लोग गायब हो गए हैं, जिनमें से कई सरकार के आलोचक हैं तथा उनके परिवारों को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार पर असहमति और मीडिया के दबाव का आरोप है, जबकि व्यापक चिंता ये है कि पिछले कुछ वर्षों में हसीना निरंकुश होती जा रही है, लेकिन मंत्री इन आरोपों से इनकार करते हैं। डॉक्टर लुत्फा कहते हैं, सरकार और सत्तारूढ़ी पार्टी के खिलाफ गुस्सा लंबे समय से जमा हो रहा है। लोग अब अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। अगर उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता तो वे विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाते हैं। सुश्री हसीना के मंत्रियों का कहना है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों की भड़काऊ कार्रवाई के बावजूद अत्यधिक संयम दिखाया है। उनका कहना है कि प्रदर्शनों में उनके राजनीतिक विपक्ष और इस्लामिक पार्टी ने घुसपैठ की है और उनका कहना है कि हिंसा की शुरुआत उन्हीं लोगों ने की थी। कानून मंत्री अनीसुल हक ने कहा कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। जुलाई में उन्होंने कहा था, सरकार छात्र प्रदर्शनकारियों से संपर्क कर रही है। जब कोई उचित तर्क होगा तो हम सुनने को तैयार हैं। छात्र विरोधी प्रदर्शन संभवतः 2009 में दोबारा सत्ता संभालने के बाद से सुश्री हसीना के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहा है। इसका समाधान इस बात पर निर्भर करेगा कि वो अशांति को कैसे संभालती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जनता के बढ़ते गुस्से को कैसे संबोधित करती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।